मेरे मामा की नई नई शादी हुई थी, लेकिन मामा को 2 दिन बाद ही काम पर जाना पड़ा। मामी घर पर अकेली होने की वजह से बहुत उदास थी, इसलिए मामी ने कहा कि चलो हम खेतों का माला देखने चलते हैं। मैं मामी के साथ खेत देखने गया। मुझे पहले से पता था कि मामी मामा से खुश नहीं है। वहां खेत में कोई नहीं था। मैंने मामी से कहा, मामी आप बहुत निराश लग रही हैं। तब मामी ने मामा के बारे में बताया कि तुम्हारे मामा जी को कुछ भी नहीं आता। मामी मुझसे हमेशा खुलकर बातें करती थीं, इसलिए मैंने मामी से कहा, अरे मामी, मैं हूं ना आपके आनंद के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मामी ने कहा, सच में? तो चलो हम दोनों यहां हैं, देखेंगे तुम मुझे कैसे खुश करोगे। उसके बाद मैं मामी को हाथ पकड़कर खेत में बने एक कोठे में ले गया और फिर मैंने उनके सारे। मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 20 साल है, जबकि मेरी मामी का नाम सुनीता है। वह बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है। मामा का गांव एक छोटे से गांव में है, इसलिए मामी की पूरे गांव में चर्चा होती थी। मामी को देखने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते थे। मामी की बातें भी बहुत दिलचस्प होती थीं। मेरे मामा जी का नाम विनोद था। उनके शादी के लिए काफी समय से कोई नहीं आया था, क्योंकि वे ज्यादा सुंदर नहीं थे और सरकारी नौकरी की वजह से वे शहरों में रहते थे। अंत में मामा को एक लड़की पसंद आई और उस लड़की ने भी मामा को पसंद किया। उस लड़की को देखने के कार्यक्रम में मैं नहीं गया था, लेकिन मामा ने मुझे उसके फोटो भेजे थे। मैंने देखा मामी बहुत सुंदर लग रही थी। क्योंकि मामा सरकारी नौकरी में थे, इसलिए शादी की तैयारियों के लिए गांव में कोई नहीं आया था। मामा ने मुझसे कहा, रोहन, तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम गांव आकर शादी की सारी तैयारियां करो। मैंने उसी दिन छुट्टी लेकर गांव जाने का निर्णय लिया। शादी की सारी तैयारियां हो गई और हम शादी में गए। मैंने मामी का फोटो तो देखा था, लेकिन असली में मामी को पहली बार देखना था। मामी मेकअप रूम में थी और मुझे मामी को देखे बिना नहीं रहना था। मैंने मेकअप रूम में जाकर मामी को देखा। उनके दोस्त मामी का मेकअप कर रहे थे, लेकिन मामी का मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर भी मामी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं हैरान रह गया। मामी ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं रोहन हूं। मामी ने मुझे पहचानते हुए कहा, ओह, तुम रोहन हो। तुम्हारे मामा जी ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया था। शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम मामा के गांव लौट आए। मुझे छुट्टियां थीं, इसलिए मैं और रुकने का सोचा। गांव में आकर मामी और मेरी पहचान बढ़ गई और मैं मामी की सुंदरता को देखकर उन्हें ध्यान से देखने लगा। मामी भी मुझे हंसकर देखती थी। शादी को अब 2 दिन हो चुके थे। परिवार में सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। शाम का वक्त था और हम सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इसी बीच मामा जी के फोन की घंटी बजी। फोन उनके बॉस का था और उन्होंने मामा जी को बताया कि अगले दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। मामा जी फोन पर चुप थे। उनकी नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हम सभी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर मामी का चेहरा उतर गया। यह उनकी शादी के बाद पहली बार था जब मामा जी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। खाना खत्म होते ही मामा जी ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वह और मामी कमरे में गए और करीब 10 मिनट तक आपस में बातचीत करते रहे। मैं बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे मामा जी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाना था। मामा जी कमरे से बाहर निकले और मैंने उनके सामान को गाड़ी में रखा। रास्ते में मैंने मामा जी से कहा, आपकी अचानक जाने की बात मामी को बहुत बुरी लगी है। मामा जी ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस लेकर खिड़की के बाहर देखने लगे। जब मैं वापस घर लौटा तो मामी बहुत नाराज लग रही थी। उनका चेहरा साफ बता रहा था कि वह इस स्थिति से खुश नहीं थी। मैंने धीरे से उनसे कहा, क्या हुआ मामी? आप बहुत नाराज लग रही हैं। मामी की नाराजगी और हमारी बातचीत में मामी ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारे मामा जी ने यह सही नहीं किया। शादी को अभी 2 दिन ही हुए हैं और उन्होंने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। क्या कोई नई दुल्हन को ऐसे छोड़ता है? मैंने मामी को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, मामी, मामा जी की सरकारी नौकरी है, इसमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। आपको उनकी जिम्मेदारियों को समझना होगा। मामी ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनकी नाराजगी कम नहीं हुई।
शादी में आए सभी मेहमान भी चले गए थे और अब घर में केवल मैं और मामी ही बचे थे। मैंने महसूस किया कि उन्हें इस समय साथ और सहानुभूति की जरूरत है। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मामी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर बाद मामी ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात भर सोई नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मामी। मामी ने धीरे से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग रोहन। मैंने पूछा, मामी क्या आप सो नहीं पाई? मामी ने कहा, कैसे सोती रोहन? मामा जी मुझे छोड़कर चले गए हैं। यह बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, अरे मामी, मामा जी तो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। इस बीच मैं हूं ना आपके साथ। मामा की कमी मैं आपको महसूस नहीं होने दूंगा। आप जो भी चाहें मुझे बताइए। मेरी बात सुनकर मामी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, रोहन सच में? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मामी, अब आप खुश रहिए। यह सुनकर मामी थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। मैंने उनसे कहा, तैयार हो जाइए और बाहर आकर चाय पीजिए। इस बीच दादी ने चाय बना ली थी। मैंने चाय पी और थोड़ी देर बाद मामी भी चाय लेने बाहर आईं। उनका चेहरा शादी के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी मामा जी की कमी का दर्द दिख रहा था। मैंने मामी को उत्साहित करने की कोशिश की और कहा, मामी आज हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हें बोरियत हो रही होगी। मामी ने कहा, तू तो मेरे मन की बात समझ गया। मैं भी यही सोचने वाली थी। मुझे घर पर रहकर कुछ नहीं करना है, कहीं बाहर जाने का प्लान बनाना चाहती थी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? मामी ने कहा, अब कहाँ जाना है ये तुम ही तय करो, लेकिन मुझे मन की शांति चाहिए। मुझे काफी अकेलापन लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है मामी, हम कहीं चलेंगे। तभी मेरी दादी बोली, अरे रोहन, आज तुम खेत पर जाओ, मोटर चलानी है। वहां काम करने वाले भी थे, लेकिन दादी ने कहा कि आज खेत के गाड़ी के लड़के की शादी है, इसलिए वह 15 दिन तक काम पर नहीं आएगा। खेत में मोटर चलाने के लिए और कोई नहीं था। मैंने कहा, ठीक है दादी। मैंने कपड़े बदले और खेत पर मोटर चालू करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मामी ने मुझे टोका और पूछा, रोहन तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मामी मैं खेत जा रहा हूँ मोटर चालू करने। तुम्हें भी तैयार होना चाहिए, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। मामी ने तुरंत उत्साह से कहा, अरे मैं भी चलूंगी ना, खेत पर। मुझे खेत में घूमना बहुत पसंद है और मैंने अब तक खेत का माला देखा भी नहीं है। दादी पास ही बैठी थीं। उन्होंने मामी की बात सुनते ही कहा, अच्छा हुआ, उसे भी घर में मन नहीं लग रहा है। तुम दोनों खेत पर जाओ, खेत का माला देखकर उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा। मामी ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। मैं तैयार होकर तुरंत आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर चलेंगे। मैं मामी का इंतजार करने लगा, लेकिन मामी को तैयार होने में 10 मिनट के बजाय आधा घंटा लग गया। जब मामी कमरे से बाहर आईं, तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। उन्होंने रंगीन साड़ी और सफेद ब्लाउज पहना हुआ था। उनकी खूबसूरती में साड़ी का काला रंग और भी अधिक निखार ला रहा था। मामी की उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन वह बहुत नाजुक और मासूम लग रही थी। दूसरी तरफ मेरे मामा की उम्र 30 साल थी। यह सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराया कि गांव के लोग क्यों मामा की शादी को लेकर आश्चर्यचकित थे। पहले मामा को शादी के लिए लड़की मिलने में बहुत मुश्किलें हुई थीं। गांव में लोग कहते थे कि मामा का चेहरा आकर्षक नहीं है। मामा के पास सरकारी नौकरी होने के बावजूद उनकी शादी में कई शर्तें थीं, लेकिन अंत में इतनी सुंदर लड़की से मामा की शादी हो गई, जिसे देखकर गांव वाले भी दंग रह गए। हम दोनों गाड़ी पर बैठकर खेत की ओर रवाना हुए। जैसे ही घर से थोड़ी दूर आगे बढ़े, मैंने मामी से कहा, अरे मामी, आगे का रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी को मजबूती से पकड़ लो, नहीं तो गिर जाओगी। फिर मामा मुझ पर चिल्लाएगा कि तुम्हें खेत में ले जाने की क्या जरूरत थी। मामी हंसकर बोली, नहीं, मैंने मामा को बताया है कि हम दोनों खेत जा रहे हैं। उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी है, तुम फिक्र मत करो। सड़क सच में खराब थी। बार बार गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ रहा था। खराब रास्ते के कारण मामी को मजबूरी में मुझे कसकर पकड़कर बैठना पड़ा। आखिरकार हम खेत में पहुंच गए।
मामी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आज़ादी मिल गई हो। खेत की हरियाली और खुला वातावरण देखकर मामी बहुत खुश थीं। हम दोनों इमली के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर बैठ गए। उस दिन खेत में कोई और काम करने वाला नहीं था, बस हम दोनों ही थे। यह समय मामी के लिए शायद पहली बार ऐसा था जब वह बिना किसी बाधा के अपने मन की बातें कर सकती थी। हम दोनों की गपशप शुरू हो गई। मामी मुझसे बहुत खुलकर बातें कर रही थी। यह देखकर मैंने उनसे एक सवाल पूछने का मन बना लिया। मैंने मामी से सीधे सीधे पूछा, अरे मामी, सच सच बताओ, क्या तुम्हें मामा पसंद है? मामी ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, रोहन, क्या तुम्हें बताऊं, मुझे तुम्हारे मामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे मामा की नौकरी को देखकर शादी तय की। मैंने भी उनकी बात मान ली, लेकिन सच कहूं तो मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मामी ने आगे कहा, मैंने कभी मामा के साथ अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन माँ बाप के सामने मैं कुछ कह नहीं पाई। उनके कहने पर ही मैंने यह शादी की। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर मैंने कहा, मामी, मैं समझता हूं कि यह सब आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन आप देखिए, समय के साथ चीजें बदल सकती हैं। हो सकता है कि मामा का स्वभाव आपको पसंद आने लगे। मामी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है रोहन, लेकिन फिलहाल मुझे खुद को समझाने का प्रयास करना होगा। फिर मामी मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर मामी आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे, तुम देखने में इतने सुंदर और हैंडसम हो, तुम्हें अब तक कोई नहीं मिली? फिर मैंने मामी से पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई पसंद आया होगा? मामी ने कहा, अगर तुम्हारे जैसे कोई मिला होता तो मैं उस समय ही भाग जाती। हम दोनों इस बात पर बहुत हंस पड़े। फिर मामी ने बताया कि उसने एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन उनकी जाति अलग होने के कारण सभी को शादी के लिए विरोध था। इस वजह से उसने हिम्मत नहीं दिखाई और वह भी बहुत घबराया हुआ था। इसके बाद हम दोनों दिन भर गपशप करने के बाद घर लौटे। मामी और मेरी बातचीत से हम दोनों में एक दोस्ती जैसी भावना विकसित हो गई थी। 4 दिनों बाद मामा घर आया और मैं अपने घर लौट आया। जाते समय मामी ने मेरा नंबर लिया। मामा अब मामी के पास 4-5 दिन रहकर जाता था, लेकिन मामी मुझे रोज फोन करती थी। हम रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पर बात करते रहते थे। मैं मामी से कहता, अरे मामी, अगर मामा को पता चला तो क्या होगा? मामी फिर कहती, अगर तुम्हारे मामा को मेरी इतनी चिंता है तो उन्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। देखो, अब शादी को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा मामा रोमांटिक के 2 शब्द भी प्यार से नहीं बोलता। मुझे तुम्हारे मामा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने मामी से कहा, मामी, तुम टेंशन मत लो, मैं कल तुम्हारे पास आता हूं, हम फिर से खेत में चलेंगे। मामी खुश हो गईं। अगले दिन जब मैं गया तो हम दोनों खेत में चले गए, लेकिन मामी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मामी निराश और नाराज थीं। मामी मुझे बहुत पसंद थीं, इसीलिए मैंने तय किया था कि खेत में जाकर मैं अपनी फीलिंग्स को दोस्त की तरह समझता। कभी कभी जब मैं मामी से फोन पर बात करता था तो मैं थोड़ी मस्ती भी करता था। मामी हंसकर कहती थीं, अब तुम बहुत शरारती हो गए हो। मैंने कभी कभी कहा, अरे मामी, तुम मेरी मामी कम और दोस्त ज्यादा हो। इस पर मामी हमेशा हंसती थी। जब हम खेत में पहुंचे तो काम करने वाले मजदूर दूर थे और मैं और मामी हमारे खेत के पेड़ के नीचे बैठे थे। मैंने मामी से कहा, मामी, मुझे तुमसे बात करनी है। मामी ने कहा, हाँ, बोलना रोहन। मैंने मामी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मामी, मुझे सच में तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें देखकर मुझे चैन नहीं आता, हमेशा तुम्हारा ही ख्याल आता है। इस पर मामी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे, तुम क्या बोल रहे हो रोहन? क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। मामी ने कहा, देखो, हमारे उम्र का फासला तो है, फिर भी मैं तुम्हारी मामी हूं। हम दोस्त की तरह ही बात करें, लेकिन हमारे बीच एक साफ रिश्ता है। मामी ने यह भी बताया कि उनके मामा रोमांटिक नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं किसी और चीज को मंजूर नहीं दे सकती। तुम अभी छोटे हो, उन्होंने कहा। मैंने मामी से माफी मांगी और कहा, मामी, सच में आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैंने अपनी भावनाएं आपको बताई। अब मामी थोड़ी शांत हो गई थीं। उनकी आंखों में अभी उदासी का साया था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। इसी बीच मेरी नज़र मामी के फोन पर पड़े एक फोटो पर गई। फोटो में एक लड़की थी जो मामी की तरह ही सुंदर थी। यह कौन है मामी? मैंने उत्सुकता से पूछा। मामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरी छोटी बहन पूजा है। वह हमारी सबसे छोटी और सबसे चंचल सदस्य है। मामी ने मुझे और पूजा को एक दूसरे से पहचान करवाया। धीरे धीरे पूजा से मेरी बातचीत शुरू हुई। पूजा मामी की तरह ही मजाकिया और दिलचस्प थी। उसकी मासूमियत और ऊर्जा ने मुझे उसकी तरफ आकर्षित किया। मामी ने भी हमारे बीच दोस्ती को बढ़ावा दिया और हम दोनों के साथ बैठकर खुलकर बातें की। एक रात मामी, पूजा और मैं एक ही कमरे में सोने के लिए बैठे थे। हम तीनों ने खूब बातें की और पुराने किस्से सुनाए, लेकिन मेरी नजरें बार बार मामी की ओर जाती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उनसे प्यार करने लगा हूं। मैंने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को मामी के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी हरकतों को समझ लिया। मामी ने मुझे हल्के से डांटा और कहा, रोहन, यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तुम मुझसे जुड़े हो इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन रिश्ते की पवित्रता को समझो। मैं तुम्हारी मामी हूं और हमेशा रहूंगी। मामी की बातों ने मुझे झकझोर दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने अपने प्यारे रिश्ते को गलत नजर से देखने की कोशिश की। मामी के समझाने के बाद मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। मामी ने मेरी और पूजा की दोस्ती को एक कदम आगे बढ़ाने की इजाजत दी। धीरे धीरे मैं और पूजा एक दूसरे के करीब आ गए। हमने शादी कर ली और यह सब मामी की वजह से मुमकिन हो सका। लेकिन मामी हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी रही। उन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्तों की गहराई को समझना और उनकी पवित्रता बनाए रखना कितना जरूरी है। आज भी जब मैं मामी के साथ बैठकर पुरानी बातें करता हूँ तो उनकी हंसी और सलाह मुझे प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी माँ के बीमार होने के कारण मेरी कुंवारी मौसी घर आई थी। वह मेरी और पापा की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। मेरी मौसी बेहद खूबसूरत थी। रात होते ही मौसी पापा के कमरे में चली जाती और वहां से कभी कभी अलग अलग आवाजें आती। एक दिन जब पापा ऑफिस गए थे तब मौसी मेरे कमरे में आई। उसकी सुंदरता ने मुझे पहले ही आकर्षित कर लिया था। मौसी बोली, आज तेरा पापा घर पर नहीं है, चल तुझे भी कुछ अनुभव देती हूँ। ऐसा बोलकर मौसी ने अपने दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी माँ पहले से बीमार थी और तब से लगभग 20 दिन हो गए थे जब माँ का अस्पताल में इलाज चल रहा था। मौसी का इस तरह हमारे घर आना सच में एक मदद थी। वह मेरी माँ की छोटी उम्र की करीबी दोस्त थी। वह मम्मी से ज्यादा खूबसूरत थी। मौसी ने हमारे घर में रहकर हमारी अच्छी तरह से देखभाल की और मम्मी का ध्यान भी रखा। एक रात जब हमारा डिनर हो चुका था तब पापा ने मुझसे कहा, मैं अपने कमरे में जाऊं। मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं उनके मोबाइल को देखना चाहता था। जब मैं हॉल में बैठा उनका फोन देख रहा था तभी मैंने देखा कि पापा मौसी को अपने कमरे से बाहर लाते हुए आ रहे थे। मौसी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे उसने अभी अभी स्नान किया हो। इसके बाद अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पापा ने मौसी को अपने कमरे में ले जाना शुरू कर दिया। मैं कई बार मौसी को पापा के साथ जाते हुए देख चुका था। मेरे मन में उनके बीच के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और मैं उसकी हालत देखकर चिंतित था। लेकिन मौसी और पापा के बीच जो हो रहा था वह मेरी समझ से परे था। उस दिन जब मैंने पापा के कमरे से अजीब आवाज सुनी तो मैंने अपने कमरे में ना जाकर हॉल में बैठकर मौसी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। मुझे पता था कि वह पापा के कमरे से बाहर आएगी, इसलिए मैं हॉल में बैठा रहा। काफी समय बाद मौसी पापा के कमरे से बाहर आई और मुझे बहुत थकी हुई लगी। उसकी साड़ी भी थोड़ी लटक रही थी और वह पूरा पसीने में तर थी। वह बिना किसी ओर देखे अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मौसी पापा के कमरे में क्यों गई थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मौसी ने मुझे हाथ मुड़ते हुए देखा। वह इतनी थकी हुई लग रही थी कि उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई। जैसे ही मौसी दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा और थोड़ी दंग रह गई। मुझे उसके चेहरे पर पसीना दिखाई दिया। मैंने मौसी से पूछा, तुम पापा के कमरे में क्यों थी?
और वहां से जो अजीब आवाज आ रही थी वह क्या थी? तब मौसी कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से मेरे पापा आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रोहन, रात के 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम अपनी मौसी को बेवजह सवाल क्यों कर रहे हो? रात का खाना खाने के बाद मैंने तुम्हें तुरंत अपने कमरे में जाने के लिए कहा था, फिर तुम हॉल में क्यों बैठे हो? लेकिन पापा ने मौसी को कुछ नहीं कहा। मैं पापा पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद रात भर मौसी और पापा एक ही कमरे में थे, यह मुझे नहीं पता था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते समय मैं पापा से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे रात को मौसी के सामने बेवजह डांटा था। मेरी खूबसूरत और मॉडल जैसी मौसी के सामने पापा ने मुझ पर गुस्सा किया था। उस समय मौसी ने मुझे समझते हुए मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फिराया। पापा तब मौसी की तरफ देखने लगे और उनकी नजर मौसी पर पड़ी। मौसी बोली, रोहन, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो और मुझे पता है कि तुम्हारा नाक क्यों लाल हो गया है। पापा ने रात को मेरे सामने डांट कर तुम्हें नाराज कर दिया है। मौसी ने पापा से कहा, बेटा, अब बड़ा हो रहा है, इसके साथ बड़ी हुई आवाज में बात करना ठीक नहीं है। इससे पहले पापा ने मुझे कई बार डांटा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सॉरी नहीं कहा था। पापा के मुंह से सॉरी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत पापा को माफ कर दिया। उसके बाद हम तीनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। पापा ने मम्मी के लिए नाश्ता तैयार किया। कुछ समय बाद पापा अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। पापा के निकल जाने के बाद भी मेरा नाश्ता जारी रहा। पापा के जाने के बाद मौसी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने अपना नाश्ता खत्म किया और मौसी के कमरे में जाकर उससे बात करने लगा। मैंने मौसी के कमरे का दरवाजा खोला तो वह मुझे सामने खड़ी दिखी। वह अपने गीले बाल झटक रही थी और उस गाउन में उसकी खूबसूरती और भी उभर कर आ रही थी। मौसी बहुत चतुर थी। उसने मुझे अपने कमरे में आते हुए ध्यान से देखा और फिर आवाज देकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, रोहन, अब दरवाजे पर खड़े होकर मेरी खूबसूरती को अच्छी तरह से देखो। आओ, अंदर आओ। जब मैं मौसी के कमरे में गया तो सच में उसकी खूबसूरती, दरवाजे से झांकने में जो मैंने देखा था वह और भी अद्भुत थी। उसके सामने खड़े होकर उसकी खूबसूरती का आनंद लेना मेरे लिए कुछ खास था। मैं मौसी को एकटक देख रहा था और उसके कमरे में गुलाब की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। उस सुगंध में एक जबरदस्त आकर्षण था। मौसी छोटी छोटी चीजों में खड़ी थी और उसका गोरा रंग जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं उसकी खूबसूरती को ध्यान से देख रहा था। तभी मौसी ने फिर से मेरा नाम लेकर बुलाया। उसने कहा, रोहन, सच में क्या तुम मेरी खूबसूरती पर ही ध्यान देने आए हो? मैंने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मौसी, मेरे मन में तुमसे एक सवाल है। वह सवाल जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम इतनी तरह तरह की बातें करती हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है। मौसी बोली, रोहन, ऐसी भाषा में बात करना बंद कर दो। जो कहना है वो सीधे सीधे कहो। फिर मैंने उससे पूछा, आपने कैसे जाना कि मैं पापा से नाराज हूं? यह जानने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मौसी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने फिर से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, रोहन, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से जानती हूं। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छे से पता है। कभी कभी तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हो और कभी बड़ी बातों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हो। मौसी का जवाब सुनकर मैं शॉक में चला गया, क्योंकि वह मुझसे बेहतर जानती थी। उसने मेरे स्वभाव के बारे में जो कहा वह एकदम सही था। जब मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं मौसी के कमरे से बाहर जाने लगा। तभी मौसी ने मुझे रोका। उसने कहा, रोहन, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मुझे अपने दाहिने पैर पर एक ब्रेसलेट पहनना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मौसी। उसने मुझे अपना ब्रेसलेट दिया। जैसे ही मैं मौसी के पैरों के पास बैठा, मेरी नजर उसके पैरों पर चली गई। उसका वह ब्रेसलेट उसके घोरे पैरों पर बहुत सुंदर लग रहा था। जब मैंने ब्रेसलेट पहनाते समय उसके पैरों पर अपना हाथ चलाया तो मेरे मन में एक अलग सी लहर दौड़ गई। मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से ब्रेसलेट पहनाया और फिर तुरंत कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद मुझे मौसी की आवाज सुनाई दी। वह मुझे रोज क्लास में छोड़ने आती थी और अब उसने मुझे फिर आवाज दी।
मैंने अपनी बैग उठाई और बाहर आया। मौसी ने माँ की स्कूटी ली थी ताकि मुझे क्लास छोड़ने चल सके। वह उस दिन अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकली थी। मैंने उससे पूछा, मौसी, क्या तुम बाहर कहीं जा रही हो? उसने कहा, हाँ, तुम्हें क्लास छोड़ने के बाद मुझे आगे मार्केट जाना है। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी है और तुम्हारी माँ के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। बात करते करते हम स्कूल तक पहुंचे। मुझे स्कूल छोड़ने के बाद वह आगे मार्केट जाने के लिए निकल गई। जब मेरा क्लास खत्म हुआ तो मौसी मुझे लेने नहीं आई, इसलिए मैं चलकर घर आया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि पापा अभी ऑफिस से नहीं आए थे और माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं मौसी से पूछने गया कि क्या खाने के लिए कुछ है। जब मैं उसके कमरे में गया तो मैंने उसे विभिन्न कपड़े बदलते देखा। उसके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मौसी दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसने आज अपनी खरीदारी के लिए काफी अच्छे कपड़े खरीदे थे। उसके बिस्तर पर कई छोटे कपड़े पड़े थे और वह फिर से छोटे कपड़ों में खड़ी थी। तब मैंने कहा, मौसी, यह कपड़े तुमने खरीदे हैं? तब मौसी ने कहा, इनमें से कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा दिखता है? मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसके बिस्तर पर बैठा दिया और खुद बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, जिससे मैं अंदर का थोड़ा बहुत नजारा देख सकता था, लेकिन मुझे उसे देखना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी नजरें घुमा लीं। करीब 4 बार मौसी ने मेरे सामने ड्रेस चेंज किया। उसके बाद जब वह आखिरी बार बाथरूम में गई, अचानक मुझे उसके चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने चिल्लाया तो मैं तुरंत बाथरूम में गया। देखा कि उसके हाथ से एक्सीडेंटली शावर चालू हो गया था, जिससे वह पूरी तरह से भीग गई थी। पानी से डरकर मौसी ने मुझे गले लगा लिया। मौसी बहुत ही सुंदर और नरम थी और मुझे उसका स्पर्श बहुत अच्छा लगा। वह मुझसे कह रही थी कि शॉवर बंद कर दूं, लेकिन उस समय मुझे उसकी बात पर ध्यान नहीं था। आखिरकार मौसी ने मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर शावर बंद किया। जब वह मुझसे दूर हुई तो मैंने उसे नीचे से ऊपर तक एकटक देखना शुरू किया, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना था उसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं जब बाथरूम से बाहर आया तो बाहर पापा की आवाज सुनाई दी। उनके आवाज से तुरंत मैंने मौसी के कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मौसी ने जाते जाते मुझसे पूछा, अरे रोहन, मुझे जवाब देना मत भूलना कि मैंने जो ड्रेस पहना है उसमें कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, मौसी, तुम अभी जो ड्रेस पहने हुए हो उसमें तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर मैं उसके कमरे से बाहर निकल गया। पापा के देखने से पहले मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस दिन रात का खाना खाने के बाद मैं तुरंत अपनी कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे पापा से बात नहीं करनी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर देखा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन पापा वहां कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरी नजर मौसी के कमरे पर गई और वहां भी दरवाजा थोड़ा खुला था। मौसी अब भी उसी नाइट गाउन में खड़ी थी, जिसमें वह दोपहर में पूरी तरह से भीग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा इतनी रात को मौसी के कमरे में क्या कर रहे थे। पापा का हाथ मौसी के कंधे पर नजर आया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ने लगे, मैंने वहां से हटने का फैसला किया। पापा जल्दी से बाहर निकल गए और अपने कमरे में चले गए। मैं फिर से मौसी के कमरे में झांका। वह अपने बिस्तर पर चेहरा हाथ में लिए बैठी थी। उसकी खैरियत पूछने के लिए मैंने उसके कमरे में कदम रखा और जब मैं अंदर गया तो दरवाजा बंद कर दिया। मौसी ने मुझे देखकर कहा, रोहन, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे गप्पे मारने आया हूं। मौसी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही। बस ऐसा कहकर उसने मुझे अपने बगल में बैठा लिया। मैंने मौसी से पूछा, पापा आया क्यों आए थे? लेकिन मैं उसे यह सवाल नहीं पूछ पाया, क्योंकि जब भी मैं उससे सवाल करता कुछ न कुछ उल्टा ही हो जाता। अब मैं उसके साथ बस बातें करना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उससे एक और सवाल पूछूंगा। मैंने कहा, मौसी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? वह मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, मेरा शादी न करने का कारण बहुत बड़ा है।
शायद तुम इसे समझ नहीं पाओगे। अरे मुझे मंगल है, और मंगल वाली लड़की को मंगल वाले लड़के से ही शादी करनी चाहिए। आज तक मुझे मेरे जैसे मंगल वाला लड़का नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने कहा, मौसी, तुम मेरी माँ की इतनी करीबी दोस्त हो, तुम्हें कभी न कभी ऐसा तो लगा होगा कि तुम्हारा भी एक परिवार होना चाहिए। उसने कहा, अरे तुम्हारी माँ का परिवार तो मेरा ही परिवार है। और अचानक उसका चेहरा भारी हो गया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानकर खुद को समझा लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी पति की भी जरूरत महसूस होती है। पर तुम्हें यह चीजें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि तुम अभी छोटे हो। मैंने कहा, मौसी, मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूँ, मैं तो अब बड़ा हो रहा हूँ। तुमने ही पापा को बताया था कि इस घर में तुम ही एकमात्र हो जिनके पास मेरे लिए दिल की बात कहने का समय है, क्योंकि पापा के पास तो मुझे समझने का समय नहीं है। वह बोली, अब तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पापा मुझे छोटा समझते हैं। फिर उसने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पुरुष होना चाहिए जो मेरी परवाह करे और मुझ पर प्यार लुटाए। जब वह बातें कर रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे लगता था कि मौसी हमेशा ऐसी टप-टॉप रहती है, इसलिए ही मेरे पापा उनके पीछे पीछे रहते हैं। मौसी फिर बोली, रोहन, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैंने मौसी से कहा, मौसी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरी बढ़ती उम्र की बात कर रही हो? उसने कहा, तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, मुझे सब कुछ तुम्हें समझाकर बताना होगा। फिर वह उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आई और उसके हाथ में दूध का एक ग्लास था। उसने मेरा हाथ आगे बढ़ाकर वह ग्लास मुझे दिया और एक गोली भी दी। मौसी ने कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो, यह गोली लेते ही तुम्हें खुद का बड़ा होना महसूस होगा। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुबह नींद से उठते ही देखा कि मौसी मेरे पास ही सोई हुई थी, तो वह छोटे कपड़ों में थी। सुबह पापा ऑफिस चले गए। फिर दोपहर में मैं मौसी के कमरे में गया। वह अब भी तैयार होकर फोन देख रही थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे रोका और कहा, तुम्हें मेरे पास आने से पहले एक काम करना होगा। तुम्हें अपने पापा को मुझे शादी के लिए मनाना होगा। तुम्हारे पापा को एक अच्छी बीवी और तुम्हें ख्याल रखने वाली माँ की जरूरत है। अगर मैं इस घर में स्थायी रूप से रहने आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को हमेशा खुश रखूंगी। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने पापा के अकेलेपन का दुख समझ में आ रहा होगा। मौसी बहुत समझदार थी और वह मुझसे साथ साथ पापा को भी खुश रखने का सोच रही थी। मैंने मौसी से कहा कि मैं उसे अपनी माँ बनाना नहीं चाहता। तब उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने अपने पापा को मुझे शादी के लिए नहीं कहा तो मैं रात में जो कुछ भी हुआ वह सब पापा को बताऊंगी। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। उसे मेरी हंसी का कारण समझ नहीं आया। मैंने कहा, मौसी, तुमने मेरे पापा को कुछ भी बताया तो वह तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, उल्टे वह तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। फिर मैंने गुस्से में पापा को फोन करने का मन बनाया। अगले ही मिनट में पापा मौसी के कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मौसी शॉक हो गई थी। उन्होंने पापा को बताना शुरू किया कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन पापा ने मौसी की बात पर विश्वास नहीं किया। पापा बोले, रोहन को सब कुछ पता है कि तुम यहाँ क्यों और किस लिए आई थी। तुम अपने स्वार्थ के लिए रोहन का भी इस्तेमाल कर रही हो। मैं बार बार पापा और मौसी को एक साथ कमरे में जाते हुए देख रहा था। मैंने पापा से पूछा कि वह मौसी के साथ कमरे में क्या करते हैं। तब पापा ने बताया, वे मौसी को रात में उनकी माँ के लिए ड्रेसिंग करने के लिए बुलाते थे। वो जो चिल्लाने की आवाज थी वह माँ की थी, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा था। मौसी को पापा पर एक तरफा प्यार था और इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की। मौसी माँ की अच्छी दोस्त थी और ताकि उनकी दोस्ती ना टूटे, पापा ने मौसी का सच माँ से छिपा रखा था। मौसी ने कभी भी सोचने नहीं किया कि उसकी दोस्त की बीमारी का फायदा उठाना सही होगा। उसने माँ की जिंदगी खत्म होने का सोचकर पापा से शादी का एक साजिश रच रखा था। जब पापा ने शादी से मना कर दिया तो मौसी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कि रात को मेरे साथ मौसी ने कुछ गलत किया है, इसलिए मैंने पापा को फोन करके सारी बातें बताई। जब मैंने उन्हें बताया तो पापा ने मुझे कहा,
मौसी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि उसका प्यार मुझ पर है। उसने वो नींद की गोली मुझे फंसाने के लिए लाई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया, इसलिए उसने वह गोली तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल की। पापा ने बड़ी समझदारी से आज अपने परिवार को बचा लिया था। मौसी अपने दोस्त की बीमारी को लेकर पापा पर प्यार करने लगी, लेकिन पापा ने माँ के बुरे समय में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे। माँ की दोस्त ने दोस्ती में विश्वासघात किया था। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो बुरे समय में साथ दे, न कि बुरे समय में सिर्फ अपना फायदा देखने वाली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे घर में पहले कुल 4 लोग थे, मैं, मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई। लेकिन जब भाभी हमारे घर आई तो हमारी छोटी सी दुनिया में एक और सदस्य जुड़ गया और अब हम 5 लोग हो गए। मेरी भाभी बेहद खूबसूरत थी। उनका गोरा रंग और काले बाल उनकी खूबसूरती को और निखार देते थे। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता था कि उनकी हंसी से ही माहौल खुशनुमा हो गया है। उनकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि सामने वाला व्यक्ति उनकी ओर खींचता चला जाता था। समय के साथ मेरे और भाभी के बीच एक अलग ही बंधन बन गया। मैं उनके साथ खूब मस्ती करता था और उन्होंने भी कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए छोटा हूँ या कोई औपचारिकता हो, क्योंकि वह मेरी भाभी थी। इसलिए उनके साथ मजाक करना और उनसे छुटकी लेना मुझे अपना अधिकार लगता था। मजे की बात यह थी कि वह भी इन बातों को बड़े प्यार और मजाकिया अंदाज में लेती थी। कई बार वह मुझसे कुछ ऐसा करने के लिए कहती जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उनकी बात मानकर कुछ अलग करने में मजा भी आता था। ऐसा लगता था जैसे अगर वह किसी बाजार में होती तो हर किसी का ध्यान उनकी ओर होता। उनकी देखभाल करने का तरीका भी बहुत खास था। वह मेरे छोटे छोटे कामों का ख्याल रखती थीं, मेरी पसंद नापसंद पूछती थीं। एक दिन की बात है जब घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। बाकी सभी घर के कामों में व्यस्त थे और भाभी फर्श साफ कर रही थी। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला और जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा, अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से थोड़ी तेज आवाज हुई और भाभी तुरंत मेरी तरफ दौड़ी। भाभी ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद फर्श गीला था, इसलिए उनका भी पैर फिसल गया और वह सीधे मेरे ऊपर गिर पड़ी। अब हम दोनों फर्श पर थे और उनकी आंखें सीधे मेरी आंखों से टकरा रही थीं। उस पर ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। हम दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में अटक गई थीं। करीब 2 मिनट तक हम इसी स्थिति में रहे। फिर अचानक हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा देकर उठाया। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चला गया। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वह पल कितना असामान्य और अजीब था। तभी थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे से पूछा, रोहन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको तो चोट नहीं लगी। भाभी ने एक पल के लिए ठहर कर कहा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कमर में थोड़ा मरोड़ आ गया है। उनके हाथ में बाम था और वह उसे बार बार घुमा रही थी, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुरंत कहा, भाभी, बाम मुझे दीजिए, मैं लगा देता हूं। यह सुनकर भाभी थोड़ी झेंप गईं। वह मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं। हम दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। मैंने उनकी आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही हों। कुछ क्षण ऐसे ही गुजर गए और फिर अचानक भाभी ने अपने आप को संभाला। उन्होंने अपनी झिझक को छुपाते हुए कहा, तू बाहर आ, खाना खा ले, मैं तुझे खाना परोस दूंगी। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा और सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैं समझ सकता था कि वह अंदर से अधीर हो रही थी। शायद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 3 महीने से भाई के बाहर होने के कारण उनका अकेलापन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भाई के घर पर न होने पर भाभी को किसी भी सामान की आवश्यकता होती तो मैं ही उसे लाकर देता था। एक दिन भाभी मेरे पास आई और बोली, रोहन, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। उनकी आवाज में हल्की झिझक और मुस्कान थी।
मैंने तुरंत जवाब दिया, भाभी आप मुझे बताइए, मैं सामान लाकर दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रोहन, सामान मुझे खुद जाकर लेना होगा। उनकी बातों और चेहरे के भाव में कुछ खास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही हो या सीधे तौर पर नहीं कह पा रही हो। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह लजाते हुए बोली, तू मुझे बाइक पर ले चल। भाभी की यह बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत हामी भर दी। मैंने बाइक निकाली और भाभी को बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह पीछे बैठी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी धड़कनों को महसूस कर रहा था। उनका स्पर्श हल्का सा मेरी पीठ पर पड़ा और यह मेरे लिए बिल्कुल नया एहसास था। मैं खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह पल मेरे लिए खास था। हम बाजार पहुंचे और एक बड़ी सी दुकान के सामने रुके। जब उनकी शॉपिंग खत्म हुई तो हमने सामान उठाया और वापस घर की ओर चल पड़े। बाइक पर बैठते ही भाभी ने एक बार हल्के से कहा, थैंक यू रोहन, आज तेरा साथ ना होता तो मुझे यह सब अकेले करना पड़ता। रास्ते भर में बाइक चला रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उनके स्पर्श की तरफ जा रहा था। घर पहुंचने के बाद मैंने सामान अंदर रखा और भाभी ने मुझे पानी लाकर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तेरा बहुत बड़ा काम करवा लिया। मैंने भी मुस्कुरा दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन भाभी को भाई का फोन आया। भाई ने बताया था कि उसे लौटने में और कुछ दिन लगेंगे। यह सुनकर भाभी का मन और भी भारी हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि भाभी को किसी सहारे की जरूरत है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं उनका सहारा बन सकता हूं। आखिरकार मैं भी अब बड़ा हो चुका था और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन फिर भी जब मैंने भाभी को दिलासा देने की सोची तो मेरे मन में डर और झिझक थी। मुझे इस बात की चिंता थी कि भाभी मेरी बातों का क्या अर्थ लगाएंगी और मेरे बारे में क्या सोचेंगी। रात का समय था, करीब 9 बजे। हम सबने खाना खा लिया था। माँ पापा अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। घर में अब बस मैं और भाभी ही जाग रहे थे। भाभी खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। मैंने देखा कि वह थोड़ी उदास और अस्वस्थ लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, भाभी क्या हुआ, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। भाभी ने हल्की आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा टेंशन है। मैंने उनकी बात पर जोर देते हुए पूछा, क्या बात है भाभी, बताइए तो सही। भाभी ने मेरी ओर देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, जब माँ पापा सो जाएंगे तब तुम छत पर आ जाना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जब भाभी ने मुझे छत पर बुलाने की बात कही तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। यह विचार कि भाभी मुझसे कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहती है मुझे थोड़ा उत्साहित और उत्सुक कर रहा था। रात के 11 बज चुके थे। मैंने देखा कि माँ और पापा गहरी नींद में थे। फिर मैं चुपचाप छत पर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भाभी पहले से ही वहां बैठी हुई थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाभी आप इतनी देर से यहां बैठी हैं, क्या बात है? भाभी ने शांत स्वर में कहा, बैठो रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उनके बगल में बैठ गया और पूछा, भाभी क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाभी ने एक गहरी सांस ली और कहा, रोहन, सुबह तुम्हारे भाई से बात हुई थी। उसने कहा कि उसे लौटने में और कुछ दिन लगेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, भाभी शायद उनके काम में अभी और वक्त लग रहा होगा, इसलिए वह अभी नहीं आ पा रहे हैं। भाभी ने मेरी बात को काटते हुए कहा, यह सब मैं समझती हूँ, लेकिन क्या उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं? वह समझते भी हैं कि मैं यहाँ अकेली क्या महसूस कर रही हूँ। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, भाभी ऐसा नहीं है, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस वह अपने काम में व्यस्त हैं। भाभी ने दुखी होकर कहा, अगर उन्हें सच में मेरी परवाह होती तो क्या वह अब तक नहीं आ जाते? तुम समझते हो रोहन, मैं यहाँ अकेली किस तरह अपना समय काट रही हूँ। मैं थोड़ा असमंजस में था और उनकी बातों का सही मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा, भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे आपकी बात साफ समझ नहीं आ रही। भाभी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, रोहन, इसका मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो।
उनकी इस बात ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके शब्दों का क्या अर्थ है। जब भाभी मुझसे बात कर रही थीं, वह मेरे बहुत करीब आकर बैठ गईं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, रोहन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाभी। भाभी ने हंसते हुए कहा, तू क्या कह रहा है? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड थे। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया। भाभी ने मेरी हैरानी देखी और तुरंत कहा, अरे, मजाक कर रही थी, इतना सीरियस क्यों हो गया? मैंने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, भाभी, आप ऐसी बातें कर रही हैं, इसलिए मुझे धक्का लगा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, 3-4 तो बस नाम ही थे, असली प्यार तो मैंने बस एक से किया था। मैंने थोड़ा झकते हुए पूछा, तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? भाभी के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। उन्होंने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद भाभी ने मेरी ओर देखा और पूछा, अच्छा, तुमने कभी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, भाभी, मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर मेरे दिल में कोई घंटा बजे। भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, बिल्कुल आपकी तरह। यह सुनकर भाभी जोर से हंस पड़ी और बोली, तो फिर मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता कुछ और ही बता रही थी। मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, भाभी, आप सच में ऐसा कह रही हैं या फिर मजाक कर रही हैं? उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, मैं सच कह रही हूं। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुझे यह मौका पहले ही देना चाहती थी, लेकिन शायद तुमने कभी समझा ही नहीं। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी खुश था। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मुझे यह मंजूर है। भाभी ने मेरी बात सुनकर थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारा भाई वापस आएगा तो तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो। अगर वह कुछ शक करेगा तो हम दोनों को लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, भाभी, अगर भाई को पता चल जाएगा तो हम क्या गलत कर रहे हैं? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम दोनों नीचे आए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सोते समय मैं यह सोच रहा था कि भाई के जाने के बाद भाभी को घर में बोरियत हो रही थी। अब जब वह मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो निश्चित रूप से भाई के लौटने तक वह मुझे खुश रखेंगी। सुबह उठने पर मैंने देखा कि माँ पापा कहीं जा रहे थे। मैंने माँ से पूछा, माँ, आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, तू अपनी भाभी के साथ घर में अच्छे से रह, हम सब रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, वहाँ कुछ कार्यक्रम है, इसलिए हमें लौटने में 2 दिन लगेंगे। इसके बाद माँ पापा रिश्तेदार के घर चले गए और अब घर में केवल भाभी और मैं ही रह गए थे। मैं टीवी देख रहा था और भाभी बाथरूम में नहा रही थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई। मेरी नजर बार बार उनकी तरफ जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। मैंने कहा, भाभी, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो तो हम थोड़ी देर समय बिता सकते हैं। मेरी यह बात सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली, ठीक है। उसके बाद हम दोनों कमरे में चले गए। फिर कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। भाभी ने कहा, कल की रात मेरे जीवन की सबसे यादगार रात बनी। मुझे आज तक इतना अच्छा कभी नहीं लगा। इसके बाद जब भैया नहीं होते तो मैं भाभी की पूरी मदद करता और भाभी भी खुश रहती। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं अगर किसी के जीवन से मेल खाती हैं तो उसका किसी के जीवन, धर्म या समाज से कोई संबंध नहीं है। किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मेरा नाम रोहन है और मैं अपनी पढ़ाई के लिए चाचा चाची के पास शहर में रहने आया हूँ। मैं 20 साल का हूँ और गांव की साधारण जिंदगी से निकलकर शहर में आना मेरे लिए नया अनुभव था। मेरे चाचा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और ज्यादातर वहीं रहते हैं। चाचा और चाची की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। जब मैंने पहली बार चाची को देखा तो उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वे किसी अभिनेत्री जैसी लगती थीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, चमकता चेहरा और मुस्कान दिल को छूने वाली थी।
उनका आत्मविश्वास और सादगी उन्हें और भी खास बनाती थी। जब वे मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी ओर खींचने लगा। उनके हर हाव भाव और बातों ने मुझे प्रभावित किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानता था कि चाची के लिए मेरे मन में केवल सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस आकर्षण ने मुझे उलझन में डाल दिया। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब मेरी चाची के साथ अच्छी पहचान हो गई थी। चाची मेरी बहुत परवाह करती थी, मेरी जरूरतों का ध्यान रखती थी। मैं अपनी चाची के साथ हमेशा मस्ती करता था और वह मुझे चाचा से ज्यादा प्यार करती थी। उस दिन घर में सिर्फ मैं और चाची थे। चाचा अमेरिका गए हुए थे और घर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं हॉल में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। वातावरण शांत था और मैं अपने में मस्त था। इस बीच चाची बाथरूम में नहाने गई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से पानी गिरने की आवाज थम गई और मैंने सोचा कि चाची नहाकर बाहर आ रही होंगी। मैं अपनी तरफ ध्यान लगाए बैठा था कि तभी अचानक एक तेज आवाज आई, मानो कोई गिर पड़ा हो। आवाज सुनते ही मैं घबरा गया और तुरंत बाथरूम की ओर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि चाची बाथरूम के बाहर गिरी हुई थी। उनके पांव फिसल गए थे और वे फर्श पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर दर्द और घबराहट साफ झलक रही थी। बिना कोई वक्त गवाए मैं उनके पास पहुंचा और उन्हें उठाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ा और उन्हें खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे संतुलन में गड़बड़ हो गई। अचानक चाची का हाथ मुझसे छूट गया और मैं खुद अपना संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं सीधा चाची के ऊपर गिर पड़ा। उस पल सब कुछ जैसे थम गया। मैं चाची के बिल्कुल करीब था और हमारी आंखें आपस में मिली। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं और एक अजीब सा सन्नाटा हमारे बीच पसर गया। मैं उनके चेहरे के करीब था और उनकी आंखों की गहराई में जैसे खो गया। हम दोनों ही कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वह पल अजीब लेकिन अनजानी भावनाओं से भरा हुआ था। लगभग 10 मिनट तक हम ऐसे ही रहे, जैसे समय ने अपनी रफ्तार रोक ली हो। फिर अचानक हमें अपनी स्थिति का एहसास हुआ। मैं जल्दी से उठा और उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चाची ने धीरे से मेरा हाथ थामा और इस बार मैं उन्हें सही से उठाने में कामयाब रहा। फिर चाची मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं बहुत खुश था। मैं सोच रहा था कि मेरी चाची को यह सब कैसे लगा होगा, लेकिन चाची की मुस्कान ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मेरी चाची को यह सब बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। मन में अब भी बाथरूम के पास हुए उस पल की तस्वीरें घूम रही थीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक हादसा था और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तभी मेरी चाची कमरे में आई। उनके चेहरे पर चिंता छलक रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, रोहन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, नहीं चाची, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, चाची, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी? चाची ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने तुरंत कहा, चाची, अगर आप चाहें तो मैं आपकी कमर की मालिश कर दूं, इससे आपको आराम मिलेगा। चाची ने कुछ पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो कोशिश कर लो। मैं तुरंत कमरे में रखा तेल लाया और उन्हें पलंग पर आराम से बैठने को कहा। मैंने उनकी कमर पर तेल लगाकर मालिश शुरू की। चाची के शरीर में अचानक थोड़ी राहत महसूस हुई और उन्होंने हल्के से करवट ली। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि चाची मेरी ओर ध्यान से देख रही है। उनकी आंखों में एक अलग सी गहराई और भावनाएं थीं, जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। उनकी वह नजर मुझे विचलित करने लगी। मैं असहज महसूस करने लगा और मेरे मन में अचानक यह ख्याल आया कि शायद मुझे चाची को गले लगाकर उनका सहारा बनना चाहिए। लेकिन तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ हल्की थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, रोहन, बस अब अच्छा लग रहा है, दर्द अब ठीक हो गया है। चाची और कमरे से बाहर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी बाहर आओ, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। मैं वहीं खड़ा रह गया।
उनके शब्दों और उनकी मुस्कान को समझने की कोशिश करता रहा। उस पल के बाद मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची के मन में क्या चल रहा था। चाचा को अमेरिका गए 6 महीने हो चुके थे और घर में सिर्फ चाची और मैं ही थे। शायद उनकी जिंदगी में एक खालीपन था जो उन्हें खल रहा था। चाची अक्सर जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो सीधे मुझे बुला लेती थी। उनका मुंह पर यह भरोसा और निर्भरता मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन साथ ही मेरे मन में कई तरह की भावनाएं और सवाल उठने लगे थे। उस दिन की शुरुआत आम दिनों जैसी ही थी। मैं अपने कॉलेज की तैयारी कर रहा था। तभी चाची मेरे पास आईं और बोली, रोहन, मुझे मार्केट जाना है, तुम मुझे वहां ले चलोगे? उनके स्वर में एक अनुग्रह था जिसे मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चाची, आप तैयार हो जाइए, मैं बाइक निकालता हूँ। थोड़ी देर बाद चाची तैयार होकर बाहर आईं। उनकी सादगी में भी एक खास आकर्षण था। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो उन पर बेहद सुंदर लग रही थी। मैं उनकी ओर देखता रह गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाला और बाइक पर बैठने का इशारा किया। चाची मेरे पीछे बैठी और मैंने बाइक स्टार्ट की। उनकी मौजूदगी इतनी करीब महसूस हो रही थी कि मैं थोड़ा असहज सा हो गया। जब उन्होंने अपने दोनों हाथों से हल्के से मेरे कंधे पकड़े तो मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। हवा में उनकी खुशबू तैर रही थी जो मेरे मन को विचलित कर रही थी। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि यह सामान्य बात है और मुझे इन भावनाओं को काबू में रखना होगा। मार्केट पहुंचने के बाद चाची ने सबसे पहले एक ब्यूटी पार्लर जाने की बात कही। मैं पार्लर के बाहर इंतजार करता रहा और लगभग आधे घंटे बाद चाची बाहर आईं। उनका चेहरा और भी निखरा हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, अब हमें कपड़े की दुकान चलना है। हम दोनों एक बड़े कपड़े की दुकान में गए। वहां जाकर चाची ने कई चीजें देखी। वे हर बार कोई कपड़ा उठाती, उसे ध्यान से देखती और फिर मेरी ओर सवालिया नजरों से देखती, मानो पूछ रही हो कि यह कैसा है। मैंने हंसकर हर बार उनकी पसंद को सराहा। फिर चाची ने गुलाबी रंग की एक ड्रेस उठाई। वह बेहद सुंदर और आकर्षक थी। चाची ने मुझे दिखाते हुए पूछा, यह कैसी लग रही है? मैं थोड़ा झिझक गया, लेकिन फिर कहा, अच्छी है चाची, आप पर बहुत जचेगी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने वह ड्रेस खरीद ली। इसके अलावा उन्होंने कुछ और चीजें भी खरीदी। घर लौटते वक्त चाची फिर से मेरे पीछे बैठी। इस बार वे थोड़ा और सहज लग रही थीं और उनकी बातों में एक हल्का फुल्का मजाकिया अंदाज था। घर पहुंचकर चाची ने सारा सामान उतारा और मुझे पानी लाकर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। यह दिन भी आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। चाची घर के कामों में लगी हुई थी और मैं अपने कॉलेज के कामों में व्यस्त था। शाम को जब हम दोनों चाय पी रहे थे, तभी चाचा का फोन आया। चाची ने फोन उठाया और उनकी बात सुनने लगी। चाचा ने कहा कि उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है और वे 1 महीने बाद ही घर आ पाएंगे। चाचा की यह बात सुनकर चाची के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन उनकी आंखों में हल्की उदासी झलक रही थी। मैं उनके पास गया और पूछा, चाची, सब ठीक है ना? उन्होंने बस इतना कहा, हाँ रोहन, सब ठीक है, पर उनके लहजे से साफ पता चल रहा था कि वे ठीक नहीं थीं। उस समय मैं समझ गया कि चाची को क्या चाहिए था। उनका यह अकेलापन और लंबे समय से चाचा का न होना उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। चाचा शायद उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं उनके करीब था और उनकी तकलीफ को महसूस कर सकता था। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। रात के लगभग 9 बज चुके थे। हमने खाना खाया, लेकिन खाना खाते समय चाची बहुत उदास लग रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी और वे बार बार सोच में डूब जाती थीं। मैं उन्हें बिना रुके देखता रहा और आखिरकार मैंने उनसे पूछ लिया, चाची, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? चाची ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में भावनाओं का समंदर था। उन्होंने कहा, रोहन, रुको, पहले तुम अपना खाना खत्म करो, फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। उनके इस जवाब ने मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं खाना जल्दी जल्दी खत्म करने लगा क्योंकि मैं उनकी बातों को सुनने के लिए बेताब हो गया था। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे।
मैंने सोचा कि शायद चाची मुझे अपनी भावनाएं बताने वाली हैं। शायद वे मुझसे वही बातें कहेंगी जो मैं उनके लिए महसूस कर रहा था। उनके शब्दों और उनके व्यवहार ने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा दी थी। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मेरे मन में हलचल बढ़ती जा रही थी। चाची के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं अपने कमरे से धीरे धीरे बाहर निकला और चाची के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि चाची मेरी ही राह देख रही थी। उनकी आंखों में उदासी और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने धीरे से पूछा, चाची, क्या हुआ? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? चाची ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद चाची ने गहरी सांस ली और कहा, रोहन, सुबह तुम्हारे चाचा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी भी छुट्टी नहीं मिल रही है और वे कुछ दिन और घर नहीं आ पाएंगे। उनके चेहरे पर निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। मैंने कहा, अगर चाचा को छुट्टी नहीं मिल रही है तो इसमें उनका क्या दोष है? चाची, उनका काम बहुत जरूरी है। चाची ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, रोहन, बात छुट्टी की नहीं है। बात यह है कि उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे चाचा को लगता है कि मैं हमेशा ठीक हूं, लेकिन क्या कभी उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं क्या महसूस करती हूं? उनकी जिंदगी में उनका काम ही सब कुछ बन गया है। मैंने चाची को समझाने की कोशिश की। चाची, ऐसा नहीं है। चाचा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस उनका तरीका अलग है। वे अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी आपकी भावनाएं समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी परवाह नहीं करते। चाची ने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, रोहन, तुम्हारे चाचा मुझसे प्यार नहीं करते। अगर वे मुझसे प्यार करते तो क्या उनके लिए मेरा समय निकाल पाना इतना मुश्किल होता? क्या उन्हें यह समझ नहीं आता कि मैं यहाँ कितनी अकेली और उदास महसूस करती हूँ? उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर चाची ने धीरे से कहा, रोहन, मैं बहुत दिनों से इन सब बातों को सह रही हूँ, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। मेरे अंदर कई इच्छाएं जाग रही हैं, जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रही हूँ। मैं खुद पर कितना नियंत्रण रखूं? तुम्हारे चाचा के लिए मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। मैं क्या करूं? उनकी यह बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया। उनकी आवाज में छुपा दर्द और निराशा मुझे विचलित कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें कैसे दिलासा दूं। चाची ने पहली बार इतनी साफगोई से अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। मैंने हल्के स्वर में कहा, चाची, मैं समझता हूं कि आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। कभी कभी रिश्तों में ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। चाचा शायद अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हैं कि आपकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहे। चाची ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद और निराशा का अजीब सा मिश्रण था। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैं समझ गया था कि उनकी तकलीफ सिर्फ अकेलेपन की नहीं, बल्कि भावनात्मक खालीपन की थी, जिसे वे अब और झेल नहीं पा रही थीं। मैंने कहा, चाची, तुम्हारा क्या कहना है? चाची बोली, अब जो तुम्हारे मन में है वही कह दो। फिर चाची धीरे धीरे मेरे पास आईं और मेरा हाथ पकड़कर बोली, रोहन, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब चाची ने कहा, सच में? जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तब मेरे कई बॉयफ्रेंड थे। यह सुनकर मैंने आश्चर्य से चाची की ओर देखा। फिर चाची ने कहा, अच्छा, वह सब छोड़ दो, लेकिन तुमने अब तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा, चाची, मुझे अब तक ऐसी कोई लड़की ही नहीं मिली। चाची ने पूछा, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद? मैंने जवाब दिया, तुम्हारी तरह। यह सुनकर चाची थोड़ी लजा गई और बोली, चलो, फिर आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। यह सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि चाची क्या कह रही है। चाची ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। चाची की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और हाँ कहा। फिर चाची ने कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस बारे में तुम्हारे चाचा को पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम्हारे चाचा वापस आएंगे तो हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा, नहीं तो तुम्हारे चाचा को हम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है चाची। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया
और बिस्तर पर लेट गया। तभी मेरे मन में विचार आया कि जब तक चाचा घर पर नहीं आते हैं मैं चाची के साथ आनंद ले सकता हूँ। इसके बाद मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सवेरे जब मैं उठा तो मैंने देखा कि चाची नहाकर बाथरूम से बाहर आती हुई थी और उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। चाची उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया और चाची को गले लगा लिया। चाची ने कहा, रोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, तुमने रात में कहा था कि तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगी। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं। यह सुनकर चाची ने भी मुझे गले लगा लिया। इसके बाद हम चाची के कमरे में गए और हमने अपनी इच्छाएं पूरी की। उसके बाद मैं तरोताजा होकर हॉल में बैठ गया और टीवी देखने लगा, जबकि चाची घर के काम कर रही थी। कुछ समय बाद चाची मेरे पास आई और बोली, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज तुमने मुझे जो आनंद दिया वह तुम्हारे चाचा जी कभी नहीं दे पाए। और उस दिन से चाची और मैंने रोज रात को बातें करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।